Good morning everyone. Today we are going to start chapter 5 in class 9th. That chapter name is Introduction to Euclid Geometry. Here firstly we are going to know the name of geometry. Geometry has two parts. First geo means earth, and second metric means measure. So it means that the measurement of earth is known as geometry. And where this geometry has started? So this geometry is started before 5,000 years ago in Egyptian civilization. What happened at that time? If you want to see a figure which is given on page number page number 78, this figure is given 5.1, a truncated pyramid. So what is truncated pyramid and where it is required? Okay, in Egyptian civilization there was a river which is present now only, that known as Nile river. नाइल रिवर जो थी ना उस समय, वो रेनी सीजन में ओवरफ्लोड हो जाती थी एंड द वाटर ओवरफ्लोडेड इनटू द बाउंड्रीज फ्रॉम लैंड ओनर, फ्रॉम द रिवर टू लैंड ओनर, और लैंड ओनर के जितने भी फील्ड होते थे ना वो डूब जाते थे, मीन्स दे ओवरफ्लडेड. सो आफ्टर मैनी सेवरल फ्लड्स they are going to make a boundary. That boundary is in the form of truncated pyramid. Later we know that pyramid in nowadays we call it dams. तो जो truncated pyramid first of all कहाँ बना? It is oriented in Egyptian civilization. For what purpose it was made? So it was made to stop the condition of overflooding of Nile river. So और ये बात कब की है? तो it was the time 5 or 6,000 years ago. It means जब लोग डिजिट्स के बारे में नहीं जानते थे, they not able to learn the language or the skilled language जिस पे हम बात करते हैं आज. Not a Roman language was discovered. वो 2,000-3,000 years ago ही डिस्कवर हुई है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अदर लैंग्वेजेस दैट वाज ऑल नॉट डिस्कवर्ड ऑन दैट टाइम. उस समय भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो यूज़ था वो लोग करना जानते थे. सो आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इन एशिया, बिकॉज वी आर लिव्ड इन एशिया, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेटिव प्लेसेस, सो हमारे यहाँ सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? इन इंडिया और इन सब कॉन्टिनेंट. व्हेन एवर दिस ज्योमेट्री और व्हाट इज द एग्जाम्पल विच वी हैव दैट एक्सप्रेस द प्रीवियस एज ऑफ द ज्योमेट्री इन आवर कंट्री. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑन पेज नंबर 79 देयर वॉज अ सिविलाइजेशन दैट नेम एज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. इन 18th century, एक्चुअली जो 18th सेंचुरी थी उसमें रेलवे लाइन को, रेलवे ट्रैक्स को बनाया जा रहा था. ऑन दैट टाइम जब वहाँ पर एक्सकवेशन हो रहे थे, खुदाई हो रही थी रेलवे ट्रैक को सही से बिछाने के लिए, तब लोगों को ज़रूरत पड़ी ईंट की. यू नो दैट ब्रिक दे रिक्वायर्ड ऑन दैट टाइम टू मेक दैट ट्रैक नॉन स्टेबल. टू मेक द ट्रैक स्टेबल दे नीड ब्रिक्स. अब कुछ जगह ऐसी थी वहाँ पे ब्रिक्स नहीं पहुँच पाई थी, पर कुछ लोग जब ज़मीन को खोद रहे थे हड़प्पा में, फर्स्ट ऑफ ऑल इन हड़प्पा, तो वहाँ पर ईंट जैसे स्ट्रक्चर जो आज ईंट का जो डायमेंशन है, इफ यू टॉक अबाउट अ ब्रिक हैज़ इन द रेशियो 4:2:1. द लेंथ ऑफ ब्रिक इज 4 times of the height of brick is 1 time and the breadth is brick of 2 times. तो जो ब्रिक उस समय पाई गई थी ना, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का जो रेशियो था वो आज मिलने वाली ब्रिक से 100% मैच करता था. मतलब जो ब्रिक उस खुदाई में या उस एक्सकवेशन में मिली, दैट ब्रिक वाज फाउंडेड ऑन दैट एक्सकवेशन विच वेयर दैट buried बिफोर 3,000 years ago. मतलब 3,000 साल पहले उसको वहाँ पे होना चाहिए था. उस ब्रिक्स को जब उन्होंने खोदा, उसको निकाला, तो उस ब्रिक का जो डायमेंशन था, इट इज़ एग्जैक्ट
दैट वॉज इन 18th सेंचुरी। मतलब 200 साल पहले की या 150 साल पहले की बात और कहाँ 3000 साल पुरानी बात, दोनों बात आपस में मैच कर रही थी। इसका मीन ये हुआ कि इन दैट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में भी पूरी तरह से वहाँ के सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको पता था कि हाउ अ ब्रिक कैन बी मेड। इट मीन्स उनको रेशियो का भी अच्छी तरह से नॉलेज थी। लेटर व्हेन एक्सकवेशन डन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे, देन वी फाउंड दैट कि वहाँ के जो सिटीज़ थी, ओके, वहाँ पर जो सिटीज़ में जो घर थे, जो होम्स थे लोगों के बने हुए, जो स्ट्रक्चर था वो एक तो पक्की ईंटों का स्ट्रक्चर था। सेकंड, उससे भी इम्पॉर्टेंट कि जो सभी घर थे वो क्यूबॉइडिकल शेप में थे और एक रो जो थी उसकी जो लेंथ थी, मतलब दोनों ही आपस में सेम पैरेलल थे। मीन्स स्ट्रीट्स बने हुए थे, स्ट्रीट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था और स्ट्रीट जो थी वो सारी स्ट्रीट्स एक दूसरे के पैरेलल थी। जिससे कि रोड का जो फॉर्मेशन आज जो मैनहट्टन और न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सिटी में पाया जाता है अमेरिका में, वो पैटर्न आज से 3000 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि मोहनजोदारो और हड़प्पा कही जाती है, वहाँ पर अवेलेबल था। इट मीन्स इंडियंस या जो भी उस समय इंडिया ही पार्ट था वो, नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान। तो आज भी वहाँ पर जो मोहनजोदारो हड़प्पा में उस समय 3000 साल पहले लोगों के पास क्या क्या चीज़ें थी, तो आई वांट टू मेक इट क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास पैरेलल स्ट्रीट्स थी। सेकेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट द रूम्स, तो सारे रूम क्यूबॉइडिकल फॉर्म के थे। थर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट उनके पास जो स्टोरेज था, वाटर स्टोरेज का जो टैंक था वो भी अवेलेबल था, क्योंकि उस समय बरसात पे ही सब, क्योंकि हम सिर्फ नेचुरल मैनर में ही डिपेंड थे। और इसके अलावा वहाँ पे जो रोड्स थी वो भी बढ़िया बनी हुई थी। टाउन्स जो थे स्किल्ड मेजरमेंट से बनाए गए थे, जहाँ पे अर्थमेटिक का एक प्रॉपर, क्योंकि रेशियो जो है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेशियो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक। तो रेशियो जैसी चीज़ों का भी पूरा यूज़ किया गया था। इसका मतलब कि हम 3000 साल पहले भी ज्योमेट्री के बारे में, अर्थमेटिक के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में 100% जानते थे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टुडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में भी जहाँ आप रह रहे हैं इस समय जिस डिस्ट्रिक्ट में, द पैरेलल रोड्स आर नॉट अवेलेबल। हाउ यू नो दैट द रोड्स आर पैरेलल और नॉट? आप एक काम करें, गूगल अर्थ या गूगल मैप्स को खोलें एंड टर्न दैट इन सैटेलाइट मैनर, सैटेलाइट व्यू पे जाएं और आप देखिए जो भी रोड्स हैं वो पैरेलल नहीं है। वाई दोज रोड्स आर नॉट पैरेलल? बिकॉज आवर सिटी एंड मैनी ऑफ द सिटीज़ लाइक आवर सिटी आर नॉट प्लैन्ड। वो प्लैन्ड नहीं है, जबकि आज हम 21st सेंचुरी में हैं। 3000 BC वैसे कहा जाता है, तो अगर हम 3000 BCE की बात करें तो 3000 और 2000 साल इधर, 5000 years ago we have a city, the full planned city. In that city we have used the brick black structure for formation of that rooms, and rooms are of equivalent length, breadth and height. Means all the rooms are, all the homes are of the same kind. It means वो एक कैलकुलेशन की तरह से ही बना सकते हैं। If you want to make one thing without calculation, then you make when more than one thing, all the things are not the same, because we are not using any measurement calculations. अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें बनाएं, वो सभी चीज़ें आपस में एक जैसी नहीं हो सकती अगर आप उसे मेज़र करना नहीं जानते हैं। तभी कोई चीज़ एक जैसी हो सकती है जब आप उसमें मेज़रमेंट के स्किल्स का यूज़ करें। तो मेज़रमेंट के स्किल्स का यूज़ जानते थे, जिसमें कि ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और आज भी हमारे जो घर हैं, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जितने भी घर हैं आपके घर में, जितने भी रूम हैं, सब क्यूबॉइडिकल शेप के हैं। कोई भी सर्कुलर या हम कह सकते हैं सिलेंड्रिकल मैनर का आपको कोई भी रूम नहीं मिलेगा। वाई दैट इज़ नॉट प्रेजेंट एज सिलेंड्रिकल मैनर? ये भी तो प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मिलेगा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? यस, देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हेन वी हैव सिलेंड्रिकल रूम, we cannot occupy every space of that room. We are not utilize that space. अगर हम एक सर्कुलर मैनर में रूम बना लें तो हम उस स्पेस को
यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आपने सिलेंड्रिकल मैनर में रूम बनाया, यू नो, इन ए सर्कल मैनर, आपने सर्कुलर ज़मीन ली, उस पर आपने एक रूम बना दिया, वेल लाइक स्ट्रक्चर, तो फिर आपने घर में रखने वाले सामान जितने भी हैं कैसे रखेंगे, बिकॉज वॉल तो स्ट्रेट है नहीं। सो उस ज़माने में लोगों को पता था ये बात, और आज तो चलिए हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं बनाने के लिए चीज़ों को, समझने के लिए चीज़ों को। उस ज़माने में इक्विपमेंट्स नहीं थे, बिफोर 4,000 और 5,000 ईयर्स एगो इट वॉज नॉट प्रेजेंट। बट उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसी जो सिविलाइजेशन थी, उन्होंने प्लान सिटी बनाई थी जिसमें पैरेलल रोड थे, जो आज भी मैनहट्टन या न्यूयॉर्क सिटी में मिलता है। एंड इन इंडिया चंडीगढ़ जो है, जो बिकॉज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया इट इज़ चंडीगढ़। आप वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको पैरेलल रोड्स मिलेगी। दिल्ली जो न्यू दिल्ली है, जिसको आप न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं, जैसे वहाँ पे ल्यूटेंट दिल्ली जिसे कहते हैं आज, उस ल्यूटेंट दिल्ली में आपको वो स्ट्रक्चर दिखेंगे, उसी शेप में आपको रोड दिखेंगी और घर भी वैसे ही दिखेंगे। सो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट that geometry is a very ancient thing. We have used the geometry things in mathematics the very first time, and the mathematics starts from the geometry pattern. After that we start measuring, then we make scales, then we know about the digits. So firstly we have used geometry, then we are going to shift on the arithmetic, then very later time we shift on algebra, then the trigonometry, and then the later many of the objectives of the mathematics has started. Now अगर हम बात करें हिंदू माइथोलॉजी की, तो हिंदू माइथोलॉजी में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपको मिलता है। अगर आप बहुत पुराने एंशिएंट मंदिर की बात करें, टेम्पल्स की बात करें, बिकॉज ऐसा है कि जो यू नो गॉडेस को पूजने या गॉड को जो ना वर्शिप करने का जो मैनर है, वो 500 और 600 ईयर्स एगो ही स्टार्ट हुआ है, जहाँ हम कोई मूर्ति या कोई ऐसी चीज़ बनाते थे। स्टैचूज वॉज नॉट देयर बिफोर 1000 और 2000 ईयर्स एगो। ऑन दैट टाइम ओनली वैदिक कल्चर वॉज, यू नो, वैदिक कल्चर वॉज पॉपुलर। ऑल द थिंग्स आर डन बाई द मंत्रास, एंड दैट मंत्रास वॉज परफॉर्म्ड इन यू नो द हवन कुंड, दैट नोन एज द अल्टर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टर्स। व्हाट दैट अल्टर मीन्स, अल्टर का मीन्स होता है वेदीज में जो फायर प्लेस बनाते हैं ना, वैदिक राइट्स को पढ़ने के लिए, उसे अल्टर्स कहते हैं। दैट इज गिवन इन योर सेकेंड पैरा, यहाँ पे दिया हुआ है। सल बुद्धसाज ने 800 और 500 BC मीन्स ये 2200 और 2800 ईयर्स पहले की बात चल रही है। तब वहाँ पे लोग के पास फायर प्लेसेस थे। फायर प्लेसेस मीन्स हवन कुंड, जिसमें हम हवन करते हैं ना, वो अवेलेबल था। वहाँ के लोग वैदिक राइट्स को परफॉर्म करते थे और फायर जलाकर भगवान को बुलाते थे, वट एवर। सो अगर आप किसी हवन कुंड को देखें ऑन द फ्रॉम द टॉप, इफ़ यू वांट टू सी फ्रॉम द टॉप, इफ़ यू वांट टू टेक ए टॉप व्यू, टॉप व्यू में जो हवन कुंड होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। अगर आप इसको साइड व्यू से देखें तो वो ट्रेपेजियम शेप का होता है, वो नीचे छोटा होता है ना हवन कुंड। अगर आप देखें, आपके पास हवन कुंड अवेलेबल होगा, नहीं तो आप अवेलेबल पिक्चर्स देख सकते हैं जो कि इंटरनेट पे हैं। तो अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो स्क्वायर शेप, अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे या साइड व्यू देखेंगे तो आपको हवन कुंड में आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ट्रेपेजियम टाइप। मैं कोशिश करता हूँ बनाने के हवन कुंड। दिस इज नॉट वेरी इजी बिकॉज आई एम ए ड्राइंग टीचर, बट हवन कुंड ऐसा ही होगा, क्योंकि अब मुझे क्या पता है कैसा होगा यार, आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर। दिस लाइक स्ट्रक्चर from the top, if you want to see, this is a square. From side view or the any other view, if you want to see, that is not a proper rectangle, it is like a trapezium. So वो बनाते थे। और लोग जो थे ना, उसके बाद अगर हम वेदों की बात करें, वेदों की बात, बिकॉज यहाँ हम एंशिएंट मतलब रिलेशंस को ज्योमेट्री से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, वट एवर इट इज़ गिवन इन बुक। दिस इज नॉट माई थ्योरी, I am not started all these things. This is given in this notebook. If you are going to page number 79 in second para, this is given in अथर्ववेद में लोग जो थे ना, वो कई सारे श्रीयंत्र बनाया करते थे। What is श्रीयंत्र? श्रीयंत्र होते हैं जिसमें कि हम, आपने देखा होगा, जैसे आप किसी मंदिर कह रहा हूँ, किसी के यहाँ पे जाएं, किसी
वैसी जगह जहाँ पर लोगों की बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ पे वो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए होते हैं वॉल पे। आई हैव मेनी ट्राइल्स व्हेन आई वाज इन क्लास 6 or 7। मैं पापा से पूछता था अपने, आई आस्क्ड फ्रॉम माय फादर दैट व्हाट इज दिस। सो वो कहते थे ये श्री यंत्र है, इसमें वो और भी चीज़ें बनाते हैं, दे ज्वाइन दीज टाइप ऑफ थिंग्स, दे राइट नंबर्स, ओके, एंड दैट नंबर रेफर सम डिजिट्स एंड उसको कुछ कहते हैं। इन दिस in this chapter it is given 43 triangles. Now note that 43 आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसिडरी बनाई जाती थी, मतलब 43 ट्रायंगल्स होते थे उस श्रीयंत्र में। सोचिए आप, इफ दिस इज गिवन इन अथर्ववेद and all the Vedic culture started before 3500 years ago. Okay, Vedic culture has started before 3000 years ago. उस वैदिक कल्चर में श्रीयंत्र का यूज दिया हुआ है, मतलब श्रीयंत्र को कैसे बनाते हैं उसका पूरा एक परफॉर्मा दिया हुआ है। मीन्स दैट टाइम ऑफ पर्सन्स ऑल्सो न्यू अबाउट व्हाट इज द यूज ऑफ ज्योमेट्री। बट अगर बात की जाए तो वी आर नॉट we are not a person, in Indians are not that type of person that give any type of theorem. क्लास 10th तक में आप किसी भी थ्योरम्स का, इंडियन थ्योरम्स का यूज़ नहीं देखेंगे। लेटर इट हैज़ डिस्कवर्ड मैनी थ्योरम्स, रामानुजन थ्योरम एंड वॉट एवर। एंड अगर आप बात करें कि अगर आप के पास टोटल 5, अगर आपसे कहा जाए मैथमेटिशियन के नाम बताइए दैट वर्ल्ड्स न्यू दैट अबाउट द मैथमेटिशियन, सो आपके पास पहला नाम आएगा आर्यभट्ट, सेकेंड नेम आएगा रामानुजन, एंड आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट वी हैव नॉट अ सिंगल मैथमेटिशियन हु रिप्रेजेंट हु लीड आवर कंट्री। और अगर मैं बात करूं, बिकॉज आई वेंट द समिट ऑफ मैथमेटिक्स लास्ट ईयर, 2 दिन का सेशन किया था मैंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले। सो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे बताया गया था कि इंडिया की जो रैंक है वो 133 रैंक थी मैथ के ओलंपियाड में। जो वर्ल्ड लेवल का ओलंपियाड होता है उसमें इंडिया की रैंक 133 थी। नॉट टुडे, आज का मुझे स्टैट पता नहीं है। और ये हमारी दशा है मैथ्स में, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैदिक कल्चर में लिखी गई बातें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, ये इसको किसने लिखा, दैट रेफरेंस इज नॉट गिवन। रेफरेंस नहीं गिवन है तो हम ये जो सवाल जवाब हैं ये किस बेस पे कर रहे हैं, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। हाँ, हमें पता है कि इन चीज़ों का यूज़ हम कर चुके हैं इन वैदिक कल्चर, हवन कुंड में, श्रीयंत्र में, या मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में जो हमें ब्रिक्स मिली हैं उनमें। बट अगर हम सब मिला के बात करें तो हमारे पास नॉट अ सिंगल एक भी ऐसे साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन को हम नहीं जानते हैं टुडेज़ में कि आज के कल्चर में जो हमें बता सके, हम रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ ही इज़ अ। बिकॉज इसके अलावा तो आपने पाइथागोरस का नाम सुना है, थेल्स का नाम सुना है, यूक्लिड भी नाम आ गया है ना, ऐसे कई सारे नाम आप सुनते जाएंगे। बट दे आर नॉट इंडियंस, दे आर, सम ऑफ देम आर ग्रीक्स, सम ऑफ देम आर इजिप्शियन। एक्चुअली मैं वो नहीं कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ इंडियन मैथोलॉजिकल सिस्टम्स को, बट दे आर नॉट रिटन ऑन एनी प्लेस कि दैट इज रिफर्ड, दैट रूल इज रिफर्ड बाई दैट पर्सन। आर्यभट्ट ने 0 बनाया, उसको 1st सेंचुरी में बना लिया गया, बट उसका यूज़ 7th और 8th सेंचुरी में यूज़ हुआ, मतलब 700 साल बाद यूज़ कर पाए हम उस एक 0 वाले पैटर्न को जो उन्होंने बनाया था। आज भी उस पर रिसर्चेस चल रही हैं, मतलब आज तक हम उस पर हक नहीं जता सकते हैं कि 0 इंडिया नहीं बनाया। ओके, आफ्टर डैट अब हम आते हैं अपने मेन पैटर्न पे। ये तो थी कहानियाँ जो कि मुझे सुनानी पड़ी। टुडे आई एम यूज्ड हिंदी फर्स्ट टाइम इन दिस क्लास, बट क्या करें क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ कहानियाँ थीं यहाँ तक। आफ्टर डैट अब हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो चीज़ें फैसिनेट करती हैं मैथमेटिशियंस को, कि कैसे पहली बार किसी ने तो आवाज़ उठाई होगी, कहीं ना कहीं तो मैथ में जो थ्योरम्स हैं, जो चीज़ें बनी हैं, उसको कहीं से तो शुरुआत मिली होगी ना, वो बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो बिफोर कि क्यों नहीं लोगों ने कर पाया कुछ,
ऐसा क्या था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल these examples show that geometry was being developed and applied everywhere in the world. ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत पहले ही शुरू हो चुके थे पूरे एंटायर वर्ल्ड में। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अनसिस्टमेटिक मैनर में थे, पर थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो डेवलपमेंट था ज्योमेट्री का, वो उस समय तो था, जनरेशन से एक जनरेशन में था, पर ये ट्रांसफरेबल नहीं था। मीन्स अगर हम बात करें तो पाइथागोरस को हम क्यों जानते हैं? वाई वी नो द पाइथागोरस, और क्यों हम थेल्स को जानते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी चीज़ों को अपने से आगे वाले पीढ़ी तक पहुंचाने में, बहुत मेहनत की, बहुत पेशेंस शो किया उन्होंने, जो कि और लोगों ने नहीं किया, तो उनके पास नहीं है। आज भी हमारे यहाँ वैदिक कल्चर लगभग ख़त्म ही सा हो चुका है। रीज़न है हम उसकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं है, और ये भी मेरे ख्याल से जो हम इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैदिक कल्चर, ये भी ख़त्म हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ सिनेरियो ऑफ 200 ईयर्स इट विल डिसअपीयर, क्योंकि हम उस चीज़ को अपनी दूसरी पीढ़ी को नहीं दे पाते। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डेवलपमेंट तो ज्योमेट्री में हुआ एंशिएंट टाइम में, पर वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ दूसरी पीढ़ी को, वो उसी पीढ़ी में ख़त्म हो गया। ओके, एंड सबसे पहले अगर हम बात करें जनरेशन की, ओरली इन बातों को बताया जाता था, या पाम के लीफ पे इसको लिखा जाता था, या अलग तरह से, ठीक है। पर ये सब कहाँ मिला हमें? ये पाम लीफ या दीवारों पे बने हुए स्ट्रक्चर, ये कहाँ मिले? ये मिले हमें सबसे पहली बार बेबीलोनिया, जहाँ पर प्रैक्टिस किया गया था वहाँ के लोगों का, ठीक है ना। और वही चीज़ हमारे यहाँ इंडिया और रोम में भी हुआ, बट उसका कोई मतलब प्रूफ नहीं था। तो ज्योमेट्री जो है वो इजिप्शियन में मेनली सबसे पहले बताई। अगर इजिप्ट में जो इजिप्ट में ही तो है बेबीलोनिया, जहाँ पे आप सुनते हो ना द पिरामिड्स बने हुए हैं, या जो स्फिनिक्स बना हुआ है, ये सब सोचो आज से 7,000 या 6,000 साल पुराना। मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात, कि वाई इजिप्टियन आर नोन अबाउट द फर्स्ट मैथमेटिशियन। क्यों उनको फर्स्ट मैथमेटिशियन कहा गया है? अभी पता ना कि सबसे पहले इजिप्ट में ये चीज़ मिलती हैं, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर हैं आज भी उनकी स्टडी करते हैं ना, स्टडी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। तो अगर हम गीज़ा के पिरामिड की बात करें, तो पिरामिड विच इज़ प्रेजेंट इन गीज़ा इजिप्ट, उसके बारे में तो इतनी सारी बातें हैं मैथमेटिशियन, जिसमें मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ। पाई का जो इस्तेमाल शुरू हुआ ना, ये 1500 साल लगभग पहले स्टार्ट हुआ, 15 ईयर्स एगो। ये पाई के बारे में हम जानते हैं। और गीज़ा के पिरामिड की जो डेट है वो है 7000 ईयर्स एगो। और एक बात मैं बताऊँ, गीज़ा के पिरामिड का पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर में चारों तरफ का जो स्क्वायर बन रहा है, उसको पूरे लेंथ को नाप लो आप, और जो उसकी एक्चुअल हाइट है उसका डबल करके डिवाइड कर दो। पाई की 7 प्लेसेस तक, पाई के मैं तो सब 3.1432 4 प्लेस जानता हूँ, आप लोग 2 प्लेस जानते हो, 3.14 7 प्लेसेस तक एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि गीज़ा के पिरामिड का पेरीमीटर निकालिए और उसके हाइट का डबल करके डिवाइड दीजिए, तो पाई की वैल्यू के 7 प्लेसेस तक सही वैल्यू आती है। इट मीन्स द पर्सन हु वाज प्रेजेंट ऑन दैट 7000 ईयर्स एगो, दे न्यू अबाउट द वैल्यू ऑफ पाई। पर प्रॉब्लम क्या रही, वो अभी रिसर्च पे मालूम पड़ा है, और रिसर्चेस हो रही हैं। और आपको एक बात और बताऊँ तो मैं, और भी चौंकाने वाली बात, तो गीज़ा के पिरामिड हैं, ये जो फुल मून डे और जो नो मून डे होता है, नो मून नाइट होती है, डे नहीं होता, इससे हम अमावस्या और हम पूर्णिमा कहते हैं। अगर हम वहाँ से अगर सैटेलाइट मैनर देख पाएँ, तो जो पोल स्टार है और जो गीज़ा का पिरामिड है वो एक ही लाइन में हो जाता है, ठीक है। ईयर के एक फुल मून पे और ईयर के एक नो मून पे, बस। मतलब पूरी साल में एक अमावस्या और पूरी साल में एक पूर्णिमा वाले दिन गीज़ा के पिरामिड और पोल स्टार की जो क्या नाम है स्ट्रेचरी बॉडी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, और हर साल। इट मीन्स जो गीज़ा का पिरामिड है वो ज्योमेट्रिकल मैनर तो छोड़ो, ज्योग्राफिकल मैनर से भी बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, जिसको अब धीमे धीमे हम जान पा रहे हैं, है ना। तो आज के जो पर्सन्स हैं वो गीज़ा के पिरामिड पे बहुत रिसर्च करते हैं। रिसर्च का सबसे बड़ा इस समय अगर कोई हब है अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में, तो वो गीज़ा का पिरामिड है, ठीक है। तो गीज़ा के पिरामिड में जो स्लैब्स यूज़ की गई ना, सबसे पहले वो यूज़ की गई क्यूबॉइडिकल शेप की। तो 7000 साल पहले भी क्यूबॉइड के बारे में तो पता था। सारी स्लैब एक ही शेप और साइज़ की हैं, इट मीन्स उन्हें भी मेजरमेंट आता था।
थर्ड थिंग, उसको इस तरह से लगाया गया कि स्ट्रक्चर पूरा बना और 7000 साल में, सोचो इन 2020 वी हैव मोर देन 5 or 6 अर्थक्वेक्स। समझो 7000 साल में कितने अर्थक्वेक आए होंगे, कितनी बार चीज़ें बदली होंगी, और आज भी किसी भी डिस्ट्रक्शन में वो गिरा नहीं। इट मीन्स क्या टफ कैलकुलेशन होगी उनकी, क्या किस लेवल का मैथमेटिक्स जानते होंगे वो। पर प्रॉब्लम एक ही है, पेपर नहीं था, है ना, कहीं डेटा सेव नहीं है, कोई डेटा के बारे में पता नहीं है, इसलिए रिसर्च करके पता चलता है। हर 20 साल में या 25 साल में एक रिसर्च पेपर लिखा जाता है जिसमें कोई एक नई चीज़ आती है। समझ रहे हो आप कितना साल लगता है एक छोटे से रिसर्च पेपर को कंप्लीट करने में, गीज़ा जैसी चीज़ों में। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि क्यों इजिप्ट को सबसे पुराना मैथमेटिशियन माना जाता है। 7000 साल पहले भी जो जानते थे, 5,500 साल पहले स्फिंक्स बनाया उन्होंने, उसमें भी जानते थे, जिसमें एक लॉयन लाइक स्ट्रक्चर है और फेस उसका वुमेन का है। तो आप समझिए कि उस ज़माने के लोग भी ये सब चीज़ों के बारे में, स्पेशली मेजरमेंट्स और ज्योमेट्री के बारे में 100% जानते थे। नाउ लेटर वी टॉक अबाउट कि उसके बाद क्या हुआ। तो ज्योमेट्री में ना थोड़ा डेवलपमेंट सिर्फ दिखाया तो इजिप्शियन ने दिखाया, ठीक है, ग्रीक ने दिखाया, सब ने दिखाया, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चनिंग की जो पावर है वो ग्रीक्स ने शो की। इसलिए जो थेल्स हैं, चाहे पाइथागोरस ने, ये सब ग्रीक मैथमेटिशियंस हैं। वाई दे आर ग्रीक मैथमेटिशियन? क्योंकि ग्रीक ने पहली बार, ग्रीस के जो कंपनी, जो लोग थे ना वो ज़माने के, उन्हें एम्फेसिस हुआ कि ये जो चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते हैं, ये ऐसे ही क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कहा गया कि भाई जो आपका रूम है ना, उस रूम को ना आप बनाइए तो उसके कॉर्नर 90 डिग्री पर रखिए। आप अपने घर छोड़ो, दुनिया अपने घर छोड़ो, पड़ोसी घर छोड़ो और पड़ोसी छोड़ो, आप आगरा, दिल्ली, मुंबई किसी घर में जाओ, रूम का जो वॉल्स जहाँ पे मिलती हैं वो 90 डिग्री बनता है। क्यों भाई? उनके दिमाग में पहले फैसिनेटिंग ये बात, कैसा क्यों होता है? अगर हम परपेंडिकुलरली दीवार जो हमारी होती है ना, तो वॉल जो हम बनाते हैं, वो अगर ज़मीन से परपेंडिकुलर नहीं बनाएं, आपने देखा होगा जो मिस्त्री आते हैं बनाने के लिए, जो वर्कर्स आते हैं, वो एक स्ट्रक्चर लाते हैं जिससे नापते हैं कि दीवार सीधी है या नहीं। क्यों? वाई दे मेड दैट वॉल बिल्कुल परपेंडिकुलर क्यों बनाते हैं? बिकॉज अगर उसे 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर खिसका दिया गया तो हवा चलने पे या किसी और कंडीशंस में वो दीवार गिर सकती है। तो उनके दिमाग में बात आई क्यों गिर सकती है। तो उन्होंने पहली बार इंटरेस्टेड हुए, ग्रीक्स पहले इंटरेस्टेड हुए रीजनिंग जाने के पीछे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये ऐसे ही क्यों बनते हैं। इसके बाद उनको बहुत ज़्यादा समय लगा इस स्टेटमेंट्स को ट्रूथ प्रूफ करने के लिए। भाई आपने कहा कि हम ऐसा नहीं बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, और आप बनाओ गिर जाए, तो एक तो दीवार बनाने में बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है, वो गिर जाए तो दोबारा तुम उस रिसर्च को करने की कोशिश भी नहीं करोगे कि क्यों बनाएं। तुम कहोगे भाई भाड़ में जाएं, जैसे बताते हैं वैसे बना लो, काम खत्म। ऐसे ही आजकल पढ़ाई हो गई है। क्यों हमारी मैथमेटिक्स बहुत बोर हो गई है, कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हुए, यार समझ में नहीं आता। दे न्यू दैट कि उन्हें एक मेथड बता दिया जाए, उसे वो फॉलो करें और काम खत्म हो जाए, इसलिए ऐसा हो गया है। ऐसे स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, वही स्टूडेंट आज भी सक्सेसफुल हैं जो पहली बार में सम नहीं कर पाते हैं, दूसरी बार खुद करते हैं और सीखते हैं क्या गलती की उन्होंने, और फिर उसको जब तक करते रहते हैं तब तक वो सही ना हो। पर ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम आज मैथ्स में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि एक बार मैं अगर मुझसे कहा जाए बास्केटबॉल में गोल करना है या बास्केट करनी है, तो मैं शायद एक नहीं 10 बार में एक भी बास्केट नहीं कर पाऊँ। तो वैसे एक नया स्टूडेंट है 9th का या 10th का, जो एक बार में एक सम कैसे कर देगा, बट नहीं, उसे लगता है कि एक बार में ही हो जाए उससे, इसलिए वो सीख नहीं पाता, वो रियल मैथमेटिक्स नहीं सीख पाता। ना आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स से, जिन्होंने, जो हम लास्ट पैरा की बात कर रहे हैं बेटा, लास्ट पैरा में स्टूडेंट्स, ग्रीक मैथमेटिशियन है थेल्स, जिनके बारे में बताया गया, उन्होंने दुनिया का पहला प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया? उन्होंने कहा कि एक सर्किल लीजिए, एंड इन द सर्किल व्हेन वी टेक अ डायमीटर, सो डायमीटर वो लाइन है, एक ऐसी डायमीटर इज ओनली द लाइन which divide a circle in 2 equal halves. This one was the first theorem. The proof was the statement the circle is bisected or cut into 2 equal halves by the diameter. इसी थेल्स जी, मतलब जो थेल्स जी थे ना, वो सबसे पुराने मैथमेटिशियन है जिन्होंने पहला प्रूफ दिया। एंड इनके कई सारे प्रूफ्स हैं जो कि मैथ्स में ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं, स्पेशली इन ट्रायंगल्स।
अगर हम बात करें कि हम स्टूडेंट्स कब ये थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो थेल्स थ्योरम वॉज स्टार्टेड इन क्लास 10th इन ट्रायंगल चैप्टर, 9th में नहीं। पाइथागोरस जी के बारे में जो आप जानते हैं, हाँ ये थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू वॉट एवर अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम, द हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो वो लिमिटेड है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो सबसे पहले मैथमेटिशियन कौन हुए? थेल्स। थेल्स के बहुत सारे पीपल्स थे, मीन्स बहुत सारे उनके शिष्य थे। उन पीपल्स में पाइथागोरस थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल जो था है, जिनको आप जानते हैं, दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी उन्होंने, जो कि ज्योमेट्री में मैंने बता दिया कहाँ यूज़ होती है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर के रिलेशन को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद ऐसे कई सारे डेवलपमेंट कई सारी कंट्रीज़ में हो रहे शुरू हो गए थे उस सेंचुरीज, 300 सेंचुरीज बिफोर द जीसस, मीन्स लगभग 300-400 मतलब साल पहले जीसस के, इट मीन्स 2400 और 2500 ईयर्स अगो पाइथागोरस जैसे या थेल्स जैसे इंटेलिजेंट लोग आए और उन्होंने पीपल्स बनाना शुरू किए, अपने शिष्य बनाना शुरू किए। सोचो कितना टिपिकल होता होगा। हमें अगर कोई चीज़ समझानी है किसी स्टूडेंट को, तो पहले उसे हम फर्स्ट से लेकर 10th तक की सारी ज्योमेट्री पढ़ाएं। ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद हम 10th में उसे पाइथागोरस या थेल्स थ्योरम पढ़ाएं। दोनों थ्योरम 10th में ही है, तब तक वो ज्योमेट्री पढ़े। आज आप सब लोग या हम सब लोग क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज हमें ये सीखना है कि हम कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और अगर हम रियल में बात करें तो सिर्फ जॉब हमें अच्छी मिल जाए आफ्टर IIT, आफ्टर नीट और वट एवर CA, IAS, IPS जो भी करना है हमें, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे। ऐसा ही उस ज़माने में लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं थे, क्योंकि इस समय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो थी वो भी इतनी पॉपुलर नहीं थी, वो बहुत बेसिक सी थी। तो मेन जो उनका होता था काम, वो होता था किसी तरह से अपने जीवन यापन की चीज़ों को कंप्लीट करना, अपनी ज़िंदगी को जीना, किस तरह उसे ख़त्म करना। इसके अलावा और कोई किसी का कोई भी ध्येय नहीं होता था। तो इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो सीखने पे ध्यान नहीं देते थे। इसलिए कितनी मेहनत की होगी थेल्स जी ने, अपने स्टूडेंट्स बनाए उन्होंने ना। उसके बाद उन्होंने पाइथागोरस जैसा एक शिष्य, मतलब थेल्स के बहुत सारे शिष्य हुए होंगे, उसमें एक ही शिष्य जो है वो बहुत पॉपुलर, का नाम है पाइथागोरस। और इसके बाद अगर आप बात करें पाइथागोरस के बाद, सो मैं पाइथागोरस कन्वर्स भी थ्योरम जानता हूँ, आप भी जान जाएंगे इन 10th, पर वो थ्योरम भी वो ढंग से प्रूफ नहीं कर पाए जो उनके पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसे कहते हैं, या पाइथागोरियन का जो कन्वर्स थ्योरम है, 100 साल बाद बनी थी पाइथागोरस के मरने के बाद, फिर भी उसको ढंग से प्रूफ नहीं कर पाए पाइथागोरस के जो शिष्य थे। इतनी टिपिकल है इस चीज़ को समझाना। तो इसी तरह से उस ज़माने में रहने वाले सभी लोग इन काम को कर रहे थे, फिर भी ये फादर ऑफ ज्योमेट्री नहीं कहलाते हैं। क्यों नहीं कहलाते हैं? वाई दे आर नॉट called as father of geometry? Not Pythagoras, not Thales. Even Thales are not knowing about the father of geometry. Who is the father of geometry? If anybody asks to you, that is Euclid. Why Euclid father of geometry? Even he is not invented none of single invention named as Euclid. तो उन्हें क्यों बताया गया? क्योंकि वही पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मैथमेटिक में एक स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें ये बताया गया कि सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। मीन्स उन्होंने अरेंज की सारी इन्फॉर्मेशन, और उसको अरेंज करने के लिए क्यों की उन्होंने? पहली बात, क्योंकि वो मैथमेटिक के टीचर थे। उन्होंने मैथमेटिक जानते हुए पहले ये सीखना शुरू किया कि किस तरह से चीज़ों को हम लगाएं एक ऑर्डर में, और उस ऑर्डर में लगाने के लिए उन्होंने वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज़ में गए, वहाँ जाके वहाँ के रूल समझे, और ये बात मालूम पड़ी कि जिस तरह की जो बताया ना दीवार 90 एंगल पे बनती है, वो इंडिया में नहीं, वो इजिप्ट में भी बनती है, इजिप्ट में नहीं, वो यूके में बनती है, यूके में नहीं, यूएसए में बनती है, पर किसी को रियल रीज़न नहीं पता, वो ग्रीक्स ने ढूंढा था। तो उन्होंने क्या किया, अब हम बात करते हैं यूक्लिड के। तो यूक्लिड कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे, वो एम्फेसिस हुए और उन्होंने इस सभी वैल्यूबल
उन्होंने इस वैल्यूबल जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उन सबको अरेंज किया, अरेंज करके उन्होंने एक बुक बनाई, ओके, दैट बुक नोन एज एलिमेंट्स। क्या बुक का नाम है? एलिमेंट। एक मिनट, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर। हाँ, उन्होंने एक लाइब्रेरी मतलब टाइप बनाई जिसका नाम था एलिमेंट। उन्होंने एलिमेंट को 13 चैप्टर्स में किया, मतलब एलिमेंट नाम की किताब थी ना, उसको उन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया, और वही चैप्टर्स को पढ़ के मीन्स सबसे पहले कौन है? थेल्स, उसके बाद कौन है? पाइथागोरस। पाइथागोरस और थेल्स के बाद यूक्लिड। क्यों? यही क्यों इंपॉर्टेंट है, यही क्यों फादर कहे जाते हैं? वो इसलिए कहे जाते हैं कि उन्होंने एक बुक बनाई जिसका नाम था एलिमेंट। उस एलिमेंट बुक में उन्होंने 13 चैप्टर दिए। उन 13 चैप्टर्स को पढ़ के सारा वर्ल्ड ज्योमेट्री को बहुत ही सिंपल मैनर में सीख सकता है, ठीक है। उस चैप्टर के कुछ अप्रोचेस थे जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली अप्रोच क्या थी उस चैप्टर की? तो पहली उस चैप्टर की अप्रोच थी कि हम उसमें चीज़ों को बहुत ही सिंपल मैनर में सीखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने स्टार्ट की चीज़ों को सीखना ऊपर से नीचे की तरफ। उन्होंने कहा कि हम जिस वर्ल्ड में जीते हैं उस वर्ल्ड में चीज़ों के सॉलिड होने का बहुत सेंस है। सॉलिड मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम पकड़ सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस वाली बात नहीं। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक क्या होता है सॉलिड? जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, जैसे कि ये हम बंच ऑफ नोटबुक लिए हमने, तो ये एक सॉलिड शेप है। अब ये जो सॉलिड शेप है इसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये सॉलिड शेप है, ये कहलाता है 3D सरफेस, ठीक। सॉलिड जितने भी हैं वो सब 3D सरफेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 3D सरफेस जो है सॉलिड, जिसकी भी मैं बात कर रहा था, ये 3D सरफेस है, ये किससे मिलके बना है? ये 3D सरफेस है, देखो ना, ये है सॉलिड डिब्बा टाइप स्ट्रक्चर। मैंने क्यूबॉइड बना दिया इससे। अगर इस क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ तो ये जो क्यूबॉइड है वो किससे मिलके बना है? तो ये मिलके बना है सरफेसेस से। मीन्स 3D जो होता है ना, कोई भी 3D, इफ़ यू टॉक अबाउट द रूम, तो रूम भी में भी 6 फेसेस होते हैं। तो रूम भी एक फेस से मिलकर बना है, ईच फेस नोन एज रेक्टेंगल और स्क्वायर रूम के ऊपर है। कैसा होगा वो? सो सॉलिड जो है रूम लाइक स्ट्रक्चर या बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, वो होता है 3D सरफेस, जिसे हम कहते हैं सॉलिड। इसके बाद वो सॉलिड जो होता है वो फेसेस से मिलके बनता है, सरफेसेस से मिलके बनता है, जो कि है 2D सरफेसेस। अगर उन फेसेस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ पॉलीगन एंड इट इज फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। इट मीन्स वो सबसे पहले बात की थी 3D की, फिर बात हुई 2D। 2D मीन्स फेसेस, और हम 1D की बात करते हैं जो कि होती है लाइन्स। इट मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं वो लाइन से बनी है। लाइन से बनी है इसका मतलब कि जो भी 3D चीज़ें हैं उसका बेसिक लाइन है। पर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने कहा जो लाइन्स है वो किससे मिलकर बनी है? तो लाइन्स जो है वो पॉइंट से मिलकर बनी है। तो उन्होंने 4 चीज़ें बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डायमेंशनल फिगर दैट नोन एज अ सॉलिड, 2 डायमेंशनल फिगर is known as surfaces, 1 diagonal figure is known as the curves. Line is also a curve. When we talk about curve, this one is a straight curve and this one is a simple curve. तो उन्होंने किसी भी सॉलिड की बात की, तो किसी भी सॉलिड के बारे में रेफरेंस है ये, इसलिए आप मत समझना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 3D फिगर्स जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड, 2D फिगर्स जो होते हैं वो होते हैं फेसेस उसी सॉलिड के, और 1D जो होता है वो उसी फेसेस का ही पार्ट होता है जिसे हम लाइन या कर्व के नाम से जानते हैं। और 1D से छोटा होता है पॉइंट्स, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो 3 मेन उनकी कहानी थी, सॉलिड, सरफेसेस, लाइंस एंड पॉइंट। ये उनका 3 स्टेप में काम खत्म हो जाता था। सॉलिड से आप आइएगा सरफेस पे, सरफेस से आप आइएगा लाइंस पे, और लाइंस से आप आएंगे पॉइंट्स पे। ये आपके पेज नंबर 80 पर 3rd वाले पैरा में दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू कंसिडर दैट यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग। ओके नाउ ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से मैथमेटिक में ज्योमेट्री का यूज़ हुआ, और ये यूज़ अगर हम देखें तो बेबीलोनिया और उससे पहले इजिप्शियन कल्चर में यूज़ हुआ। सबसे पहले पिरामिड्स बनाने में, स्फिनिक्स बनाने में, उसके बाद, और उसके बाद हम बात करें अपने इंडिया में तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन में हुआ, जो कि लगभग 4,500-5,000 साल पहले की बात है।
इसके बाद हम बात करें वैदिक कल्चर जो 3500 साल पुरानी है, जिसमें कि श्रीयंत्र और हवन कुंड के बारे में बताया गया। और उससे पहले की बात करें, उसके बाद की बात करें, तो उसके बाद लोगों ने इस बात को लेके सोचना शुरू किया, और स्पेशली कहाँ के लोगों ने, तो ग्रीक्स ने सोचना शुरू किया कि किस तरह से हम एक दीवार या एक जो हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं वो इसी तरह से क्यों बनाते हैं। जब उसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि जो वो चीज़ बनाते हैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद पहले जो मैथमेटिशियन हुए विच वी नोन अबाउट द थेल्स, उन्होंने स्टार्ट किया पहली बार कि किस तरह से हम एक सर्कल को 2 इक्वल हाइट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय द डायमीटर। After that, one of the people known as the Pythagoras after Thales is known about the second formula of the mathematician, which formed the Pythagoras theorem, and that Pythagoras theorem used in class 7 to solve a sum which have in right angle triangle. इसके बाद फिर भी इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री नहीं कहा गया, इन दोनों में किसी को भी। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा गया? यूक्लिड को। वाई वी कॉल यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री? क्योंकि वही पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इस पूरे चीज़ों को, वैल्यूबल चीज़ों को, वैल्यूबल कॉन्सेप्ट्स को पूरे इंटायर वर्ल्ड में ट्रेवल करके एक मैनर में, मींस अरेंज करके फॉर्मेशन दी। और उस फॉर्मेशन को उन्होंने एक बुक का नाम दिया, दैट हैज़ द चैप्टर्स नोन एलिमेंट्स। और उस एलिमेंट्स के जो हम चीज़ें हैं उसमें से मैंने आपको सिर्फ एक बात के बारे में बताया, किस तरह यूक्लिड ने थॉट एक प्रोसेस की जिसमें उन्होंने सॉलिड, सरफेस, लाइन और पॉइंट को कवर किया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट द थिंग्स विच इज़ गिवन इन दैट चैप्टर। Okay students, so please read about the chapter carefully because it has many questions. If you want to ask any question, then you can be asked in an app by the messages. Okay students, it is enough for today. Take care. Goodbye.